नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम अपनी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब हम आ गए हैं 7 चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट। मतलब कि इसमें मैं बोलूँ, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, पॉलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें से 3 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ कि वो फंडामेंटल राइट से ही होंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमारा जो कंपनी रूल आया था 1600 ईस्वी में, उसके बाद क्रोन रूल आया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। उसके बाद हम आए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बना, उसके बारे में हमने पढ़ा। जो ड्राफ्ट हुई पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्ट की गई थी, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, कहाँ कहाँ से डिराइव किए गए इंस्पिरेशन को, तो वो देखा हमने। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन गया, उसके बाद हमने देखा फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या था वो देख लिया था हमने। उसके बाद हमने देखा था प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखा था। उसके बाद हम आ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हमने देखा था आर्टिकल 1 to 4 जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब आर्टिकल 1 में जैसे हमने पढ़ा कि अपना जो स्टेट है इंडिया का, जैसे नाम क्या होगा, टेरिटोरियल एरिया क्या होगी, और भी उन्हें बहुत चीज़ पढ़ा उसमें कि जैसे स्टेट को कैसे अलग किया जा सकता है, किस किस बेसिस पे अलग किया जाता है, लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा उसके बाद हम लोग आ गए थे सिटीजनशिप पे, जिसमें जो था आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और सिटीजनशिप में हमने दो चीज़ पढ़ा था। पहला तो आर्टिकल जो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और दूसरा सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से 1950 को कौन कौन से इंडियन सिटीजन थे, और 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन से इंडियन सिटीजन होंगे, ये हमने देख लिया था, ठीक है। अब दोस्तों हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट को। दोस्तों, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि बुक में वो चीज़ नहीं दी जाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि हमारे ऊपर पहले कॉलोनी रूल कर रही थी, मतलब पहले कंपनी जो रूल कर रही थी, तो उस टाइम उन्होंने बहुत शोषण किया था इंडिया का, ठीक है। जैसे हमें कोई भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, हम कोई भी चीज़ खुल के बोल नहीं सकते थे, कोई भी हम सभा कुछ कर नहीं सकते थे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने से नहीं बना सकते थे, हमें कोई किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक तरह से फ्रीडम नहीं थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे हमारे, उनको ये चीज़ लगा कि आगे चल के भी ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए कि जो सिटीज़न है इंडिया के, उनको कोई भी दिक्कत उठानी पड़ जाए, जो कि कॉलोनियल रूल में उन्होंने बहुत उठाई थी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये फंडामेंटल राइट का जो पार्ट था, फंडामेंटल राइट का जो सब्जेक्ट था, वो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो हालांकि वही हुआ था कि उन्होंने कहा कि जैसे स्टेट जो भी हम पे जो शासन कर रही है, वो अपनी मनमानी ना करने लगे। हमारे जो मतलब कि एक तरह से होता है ना, जैसे हमारे पहले जो चल रहे थे, हमें किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, वैसा कुछ हो जाए। तो इसी की वजह से इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था सभी सिटीजन के लिए और कुछ कुछ नॉन सिटीजन के लिए भी, ठीक है। नॉन सिटीजन मतलब फॉरेनर, वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में फंडामेंटल राइट को रखा गया। और दोस्तों, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई इसकी, ये ली गई यूएसए से, जहाँ पे उसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, यहाँ से भी एक चीज़ उठ के आती है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बहुत बार बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस लिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल्स या फिर पार्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं, वो दूसरे जगह से इंस्पिरेशन ली गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उसे डायरेक्ट कॉपी करके रख दिया है, वहाँ से उठाया, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने उसे वहाँ से उठाया, वहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली कि हाँ भैया, ये हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लाकर उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जो भी हमारे देश के हिसाब से, हमारे नेशन के हिसाब से, हमारे इंडिया के हिसाब से जो भी सूटेबल होता है, उससे उस प्रकार से हमने उसे मॉडिफाई किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविज़न है, वो कहीं से कॉपी करके नहीं लिए गए हैं, वहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको अपने यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है।
और ये फंडामेंटल राइट है गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन, ये सभी पर्सन्स को दिए गए हैं, हर एक सिटीजन को, या फिर कुछ मतलब कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पूरे सबको दिए गए हैं और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को ही दिए गए हैं, ठीक है। अब ये क्या अपोल्ड करता है, अपोल्ड इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ द नेशन। देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर एक तबके के लोग रहते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई रहता है यहाँ पे। तो हर फंडामेंटल राइट जो है वो सबको दी गई है। क्यों दी गई है भाई, तो यूनिटी, मतलब हमारे देश की यूनिटी एक बनी रहे, ठीक है, उसके लिए दी गई है। और ये क्या प्रमोट करता है, आइडियल्स फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है। और ये इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ द मेन, मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट चलेगी वो लॉ के बेसिस पे चलेगी। ऐसा नहीं है कोई इंसान आके बोले कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लॉ डिसाइड करेगा, जो लॉ बनेगी उसी पे वो गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। और हम देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट के, हम थोड़े से ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है अपना फंडामेंटल राइट का। तो 7 फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट, 7 नहीं एक्चुअली में 6 है। वो एक फंडामेंटल राइट कहाँ गया वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो पहला है अपना राइट टू इक्वलिटी, जो है 14 से लेकर 18 तक, मतलब 14 से लेकर 18 तक के बीच में ये डिस्कस किया गया कि राइट टू इक्वलिटी क्या होगी, जो सबके मतलब कि एक होता है ना, सब में इक्वलिटी बना के रखना, तो वो 14 से 18 के बीच में डिस्कस किया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो 19 से लेकर 22 तक बोला गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो 23 और 24 में दिया गया है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया जैसे आपको कोई एक्सप्लॉइट मतलब कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो उससे आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो भैया कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ये मत सोचें कि हाँ यही मैं पढ़ा के बस मतलब ये बस ओवरव्यू दे दिया बस इतना ही काफ़ी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट पार्ट बनेगा ये अपना फंडामेंटल राइट, और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बहुत सारे लेक्चर बनेंगे। मैं एक एक फंडामेंटल राइट को, एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसलिए बस अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको बस ये माइंड में क्लैरिटी बनी रहे कि हाँ आगे हमें ये फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, ठीक है। अब उसके बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, 25 से लेकर 28 के बीच में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हर किसी को राइट है अपनी रिलीजन को परस्यू करने का, ठीक है। उसके बाद आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, मतलब कल्चर या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आपको राइट है। जैसे बोला गया ना 14 साल तक बच्चों को पढ़ाना एक फंडामेंटल राइट है उनका, भैया हमको पढ़ना ही आप स्टेट से मांग कर सकते हैं कि भैया हमें पढ़ाइए, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, ये हमारा राइट है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कि ये हमारा राइट है, ठीक है। उसका दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा था ना, एक को जो हटा दिया गया था, एक को डिलीट कर गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। उसका दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब रेमेडी का मतलब होता है दवाई देना, मतलब एक तरह से दवा देना। जैसे मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फंडामेंटल राइट को कोई ओवरवेल कर रहा है, कोई ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 फ्रेम में आता है और वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ये डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट के लिस्ट से। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1978 में, और इसको हटा दिया गया था और बना दिया गया था लीगल राइट, किसके अंडर, आर्टिकल 300A के अंदर, जो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि भैया डिलीट क्यों किया गया। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए लैंड है, ठीक है, लैंड मान लीजिए आपका हाईवे, आपका एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपका लैंड बीच में पड़ गया। अगर मान लीजिए अगर सरकार चाहे कि अब वो रास्ता वहाँ से मोड़ तो नहीं सकती ना, रास्ता वहाँ पे ख़त्म भी नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए वो ज़मीन के पास आपका अगर रास्ता वहाँ से निकल रहा है, तो सरकार को हक है कि वो लैंड आपकी ले सकती थी, ठीक है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट था हमारा, तो फंडामेंटल राइट होता क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद क्या यहाँ पे डिस्कस किया गया कि अगर वेलफेयर के लिए कुछ करने के लिए, अगर हॉस्पिटल्स ही खोलने हैं या फिर कुछ ऐसा खोलना है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, तो लैंड लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। दोस्तों ये जो
कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा याद रखना। फंडामेंटल राइट में क्या है ना, आपको थोड़ी सी चीज़ याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप रटने के लिए बैठ जाना, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप दो तीन बार या फिर एक दो बार लेक्चर को पढ़ेंगे या फिर खुद से नोट्स अगर बना के उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस याद रखेंगे थोड़ी ज़रूरत है, ठीक है। और ये बना दी गई थी लीगल राइट 300A के अंदर और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। अब द गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जितने भी राइट है वो कौन गारंट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है, ठीक है। दे आर इसेंशियल, मतलब ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑलराउंड डेवलपमेंट का हो गया मतलब हो गया जैसे मटेरियली हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, मोरल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल के जो फीचर्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के फीचर क्या है, देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो जैसे पूरे सिटीजन के लिए, मतलब हर एक इंडियन सिटीजन को ही दिए गए हैं बस, लेकिन कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट हैं जो सारे पर्सन्स को, मतलब ऑल पर्सन को दिए, वो चाहे सिटीजन हो, फॉरेनर हो, लीगल पर्सन हो, लाइक कंपनीज एंड कॉरपोरेशन, सबको दी गई है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, ऐसा है कि स्टेट जो है स्टेट यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ निगेटिव इन कैरेक्टर है, मतलब प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और कुछ पॉजिटिव है, मतलब कन्फर्निंग कुछ हमारे जो पर्सन है यहाँ से जो सिटीजन या फिर पर्सन उसको कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। जस्टिसेबल, मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, उसका डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नॉट परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसको अमेंड करके चेंज नहीं कर सकते, आपने देखा ही इससे पहले, मतलब कि हमने जैसे आर्टिकल जो राइट थी वो राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जैसे हमने हटा दिया था, वहाँ से डिलीट करके कहीं लीगल राइट बना दिया था, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते क्या, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तब उसे हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन से केस से निकल के आया था, ठीक है, कौन से केस में डिस्कस किया गया था कि हाँ भैया बेसिक स्ट्रक्चर करके भी कुछ होता है, ठीक है, वो कौन से केस में डिस्कस किया गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब देख लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है पूरे फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा। अब उसके बाद क्या आता है, इसका जो स्कोप है ऑपरेशन का वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C। दोस्तों ये भी अमेंड करके ही जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए जब भी अमेंडमेंट होती है ना, ऐसा नहीं है कि अगर 500 आर्टिकल है, 500 नहीं है, 395 ही है, जैसे मान लीजिए अगर 395 आर्टिकल है, आपको अमेंड करके अगर कोई आर्टिकल अगर जोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जैसे उसका नंबर बढ़ा दो, जैसे 395 396 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पार्ट जुड़ते हैं। जैसे ये जब भी पार्ट जुड़ेंगे, जब भी अमेंडमेंट होगी ना, तो वहाँ देखिए कैपिटल में लिखा हुआ होगा आर्टिकल ए, 31A, 31B, 31C, इस टाइप के कुछ पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 31 क्या है, तो ये सेव करता है लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट को अगर एक्वाइज कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट, उसको सेव करता है उस लॉ को। उसके बाद कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए 9 शेड्यूल में, उसको उसकी वैलिडेशन को ये प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जो आर्टिकल 31C आता है, अब आर्टिकल 31C क्या बात करता है, मतलब वो सेव करता है जो लॉ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे कुछ लॉ होते हैं उनको सेव करने का काम करता है, तो ये करता है आर्टिकल 31C। दोस्तों जब हम ये आर्टिकल स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 31, तो इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये सारे हैं क्या, कि ये कहाँ से आए, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ से ये ऐड किए गए थे, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने देख लिया था कि सस्पेंड की जाती है आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, नेशनल इमरजेंसी में जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो मैंने जैसे बताया था कि हम आर्टिकल 32 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, ठीक है, मतलब जो रेमेडी देने का काम करता है। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, पारामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस फोर्सेज एंड एनालोगस सर्विस कैन रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ये है आर्टिकल 33 में। और मार्शल लॉ के टाइम में
ये जितने भी मार्शल लॉ के टाइम में ये जितने भी आर्टिकल्स है इसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको भी सस्पेंड कर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, मार्शल लॉ उस एरिया में, जैसे कुछ एरिया में कुछ एबनॉर्मल सा कंडीशन हो जाता है तो उस एरिया में मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ ऐसे जो लॉ, कुछ ऐसे जो आर्टिकल होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली इन्फोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो जो जैसे लॉ बनता है उसके बेसिस पे इन्फोर्स किया जाता है उसको, ठीक है। और सच लॉ मतलब ऐसे जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कुछ भी हाथ नहीं डाल सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि यूनिफॉर्म, मतलब एक होता है ना पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए बिहार या फिर यूपी, कोई भी अगर स्टेट अगर कुछ इसमें कर रहा है तो वो तो बस यूपी के लिए हो जाएगा ना, या फिर बिहार कर रहा है तो सिर्फ बिहार के लिए हो जाएगा, राजस्थान अगर कर रहा है इसमें कुछ छेड़खानी तो सिर्फ राजस्थान के लिए हो जाएगा। लेकिन जब अगर पार्लियामेंट कर रही है, जो अपनी यूनियन है वो कर रही है, तो ये पूरे इंडिया के लिए होगा ना, तो इसीलिए इसमें स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, इसमें पार्लियामेंट ही जो करना है करेगी, ठीक है। ये तो था अपना आर्टिकल 35, ठीक है। अब दोस्तों आज इसमें जितने भी स्लाइड्स थे उसमें आपने बहुत बार देखा होगा स्टेट स्टेट स्टेट, तो भैया ये स्टेट है क्या, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा ना उसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्टेट, स्टेट आखिर है क्या, ठीक है। जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 में अगर थोड़ा सा अगर लेक्चर अगर लंबा ना हो तो हम आर्टिकल 13 भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आर्टिकल 12 के साथ व्हाट इज स्टेट, ठीक है। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।